आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में क्यों बांटा जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। प्राइमरी क्षेत्र को कृषि क्षेत्र क्यों कहते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं, जबकि तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र क्यों कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि तीनों क्षेत्र की परस्पर निर्भरता क्या है, तीनों क्षेत्र एक दूसरे के पूरक क्यों हैं, और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाने के लिए हम किसी अर्थव्यवस्था को तीन अलग अलग हिस्सों में क्यों बांटते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या चेंजेस आए हैं। पहले वाली वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाकर देख सकते हो। यद्यपि तीनों क्षेत्रों प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, लेकिन ये एक दूसरे पर निर्भर हैं। कैसे? एक सेक्टर के उत्पाद दूसरे सेक्टर के इनपुट के रूप में प्रयोग किया जाता है। वन सेक्टर आउटपुट इज यूज एज द इनपुट ऑफ अदर सेक्टर। जैसे अगर कपास का उत्पादन किया जाता है प्राथमिक क्षेत्र में, तो उसको बेचा जाता है सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में जो कीटनाशक दवाइयाँ, ट्रैक्टर वगैरह विनिर्माण की जाती है, वो बाजार में बिकती है प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा। इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पर डिपेंड है। परिवहन संचार की सुविधा वो उतनी ही विकसित हो सकती है जब प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र अच्छी तरह विकसित होंगे। तो तीनों क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तीनों सेक्टर्स की परस्पर निर्भरता को इस टेबल से समझाया गया है कि मान लीजिए अगर आप एक किसान हो और आप किसी चीनी मिल को गन्ना बेचने से इनकार करते हो, तो क्या होगा क्या? जो मिल है वो बंद हो जाएगी। अगर प्रत्येक किसान अपने माल को, अपने उत्पादन को नहीं बेचेगा तो मिल बंद हो जाएगी। मिल बंद होने से क्या होगा? जो चीनी है उसका उत्पादन नहीं होगा और आपके गन्ने की मांग कम हो जाएगी। चीनी बंद होने से सेकेंडरी सेक्टर डेवलप नहीं होगा, साथ में आप भी प्राइमरी सेक्टर भी डेवलप्ड नहीं होगा। यह क्या दिखाता है कि द्वितीयक क्षेत्र यानी कि औद्योगिक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर है। इसके अपोजिट भी अगर कोई भी सेकेंडरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर से माल नहीं खरीदता है, तो वो दिखाता है कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो सेकेंडरी सेक्टर पर डिपेंड है। कल्पना कीजिए यदि कंपनियां भारतीय बाजार से कपास नहीं खरीदती, अन्य देशों से कपास आयात करने का निर्णय करती हैं, तो कपास की खेती का क्या होगा? भारत के लिए कपास है वो नहीं बिकेगा और लाभकारी नहीं रहेगा। यदि किसान शीघ्रता से अन्य फसलों की ओर उन्मुख नहीं होंगे, दूसरी फसल का उत्पादन नहीं करेंगे, तो उनका दिवालिया हो जाएगा क्योंकि उनकी फसल नहीं बिकेगी। अब हम बात करते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्रों की तुलना क्यों की जाती है। तीनों क्षेत्र क्योंकि एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे के पूरक हैं, फिर भी हर इकोनॉमी एक्टिविटीज को अलग अलग क्षेत्र में क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा क्यों गया है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक क्षेत्र में विविध प्रकार के उत्पादन कार्य किए जाते हैं जिनसे अधिक मात्रा में वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है। साथ में इन क्षेत्रों में काम करने वाले व्यक्ति आर्थिक क्रियाओं में लगे हुए व्यक्ति होते हैं जो वस्तु और सेवा का उत्पादन करते हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि कौन से क्षेत्र में कितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है और कितने व्यक्ति लगे हुए हैं। अगर व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में ज़्यादा लगे हुए हैं, उत्पादन क्रिया ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र में हो रही है, तो उस अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहेंगे। अगर काम करने वाले व्यक्ति आर्थिक क्रिया सेकेंडरी सेक्टर में ज़्यादा होती है, विनिर्माण क्षेत्र में होती है, तो उस देश को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बोला जाएगा। अगर किसी देश में काम करने वाले व्यक्ति तृतीयक क्षेत्र में ज़्यादा लगे हुए हैं, तो उसको विकसित राष्ट्र माना जाएगा। अगर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है तो उसको अल्पविकसित माना जाएगा, और अगर वो इंडस्ट्रियल एरिया से जुड़े हुए हैं तो उसको विकासशील माना जाता है, क्योंकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में काम करने वाले व्यक्ति अलग अलग सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बांटे हुए होते हैं। सब सेक्टरों में इक्वल इंडिविजुअल काम नहीं करते हैं। सभी सेक्टर में समान मात्रा में, समान संख्या में
वस्तु और सेवा का उत्पादन नहीं होता है और सभी व्यक्ति समान रूप से काम नहीं कर सकते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन व रोजगार की दृष्टि से एक या अधिक क्षेत्र प्रदान होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटे आकार के होते हैं। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसमें ज़्यादातर लोग प्राइमरी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, प्राथमिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। किसी देश की अर्थव्यवस्था को जानने के लिए हम ये देखते हैं कि उस देश के निवासी किस क्षेत्र में ज़्यादा लगे हुए हैं और कितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन हो रहा है, किस क्षेत्र से राष्ट्रीय आय ज़्यादा बन रही है। इसलिए किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि इतनी सारी वस्तु और सेवा जो कि एक साल में उत्पादित होती है, उसकी गणना हम कैसे कर सकते हैं कि प्राइमरी क्षेत्र में कितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ, सेकेंडरी में कितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ और सेवा क्षेत्र में कितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ और तृतीयक क्षेत्र में कितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ। अर्थशास्त्री कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि किसी देश की राष्ट्रीय आय कैसे होती है। हमने फर्स्ट लेसन में देखा था किसी देश की राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य के बराबर है। मतलब एक वर्ष के अंदर जितनी भी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है, अगर उनको बाजार में बेचा जाए तो उनके बदले में कितने पैसे मिलेंगे, उनको अगर हम जोड़ दें तो सकल घरेलू उत्पाद निकलता है, GDP एट मार्केट प्राइस। अगर उसमें विदेशों से प्राप्त होने वाली आय को जोड़ दिया जाए तो वो राष्ट्रीय आय कहलाती है। हम सोचते हैं कि जो उत्पादन हजारों की संख्या में होता है उसको हम कैसे जोड़ सकते हैं। हजारों की संख्या में उत्पादित वस्तु और सेवा की गणना करना असंभव कार्य है, ये एक बहुत बड़ा कार्य है। लेकिन हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि किसी देश की राष्ट्रीय आय कैसे होती है। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय वस्तु और सेवा के मूल्य को जोड़कर प्राप्त की जाती है। जैसे किसी भी देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं की संख्या को नहीं जोड़ा जाता, बल्कि उनके मूल्य को जोड़ा जाता है। कभी भी ये नहीं बोला जाता कि किसी अर्थव्यवस्था में कितने फर्नीचर का उत्पादन हुआ है। ये अनुमान लगाते हैं कि कितने मूल्य की फर्नीचर का उत्पादन हुआ है। जैसे यदि 10,000 किलोग्राम गेहूँ 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो गेहूँ का मूल्य 80,000 रुपये होगा। 10 रुपये के प्रति नारियल की दर से 5,000 नारियल का मूल्य 50,000 रुपये होगा। इस प्रकार इन क्षेत्रों में जब हम बात करते हैं तीनों क्षेत्रों में कि वस्तु और सेवा का उत्पादन कैसे हुआ, तो ऐसे उनके मूल्य को जोड़ लिया जाता है। का अनुमान लगाने के लिए हम सभी वस्तुओं के मूल्य को प्लस करते हैं। लेकिन जब भी हम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाते हैं तो तीनों क्षेत्रों में जितनी वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है उनमें से सिर्फ केवल अंतिम वस्तु और सेवा के मूल्य की गणना किया जाता है। अब अंतिम वस्तु और सेवा क्या होती है? अंतिम वस्तु और सेवा वे वस्तुएं होती हैं जो अंतिम उपभोग के लिए तैयार है, मतलब उनमें आगे कोई भी चेंजेस नहीं आते। जैसे एक किसान किसी आटा मिल को 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं बेचता है तो किसान के लिए गेहूं अंतिम वस्तु है, लेकिन गेहूं आटा मिल के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है। मिल गेहूं की पिसाई करता है और बिस्कुट कंपनी को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच देता है। बिस्कुट कंपनी आटे के साथ चीनी व तेल जैसी चीज़ों का उपयोग करके बिस्कुट के 4 पैकेट बनाती है, जिसे वो बाजार में उपभोक्ताओं को 60 रुपये में यानी कि 15 रुपये प्रति पैकेट में बेच देती है। अतः बिस्कुट अंतिम उत्पाद है क्योंकि वो उपभोक्ता के पास पहुंच चुका है, आगे उसमें कोई भी चेंज नहीं होता। अर्थात वह वस्तु जो उपभोक्ता तक पहुंचती है अंतिम वस्तु कहलाती है।